डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के बारे में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो सभी प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों को देखिएगा और खुद डिसीजन लीजिएगा कि नहीं वास्तव में ये प्रश्न जो थे कितने आपके लिए एग्जाम महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जो शिक्षा शास्त्र का पेपर आपका होता है क्लास 12th के बच्चों का, तो उसमें समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक जो होता है 100 नंबर का होता है। नोट में देखिए एक बात होती है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि 15 मिनट का जब प्रश्न पढ़ने के लिए आपको मिलता है तो आप आराम से पढ़ लीजिए पहले, और अथवा पर सबसे ज़्यादा डिसीजन ले लीजिए। जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें अथवा में जो प्रश्न दिए जाते हैं तो उन पर आप आराम से ले लीजिए डिस्कशन कि किस पर आप बेहतर लिख सकते हैं या किन पर आपको ज़्यादा मैटर आ रहा है, ज़्यादा हेडिंगें आप बना सकते हैं, तो उन प्रश्नों का चुनाव पहले कर लीजिए। आइए हम लोग शिक्षा शास्त्र क्लास 12th के मॉडल पेपर को प्रारंभ करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज से। पहला देखिए इसमें प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहले का जो प्रश्न दिया गया है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 है प्रयाग, ऑप्शन नंबर 3 है काशी, ऑप्शन नंबर 4 है मिथिला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा और रिजेक्ट होगा जो पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा तक्षशिला। देखिए वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र में जो था सबसे सर्वोपरि अगर रखा जाता तो वो तक्षशिला को ही रखा जाता था। तक्षशिला की बात होगी, नालंदा की बात होगी, तो ये सब देखिए बहुत ही चरम उत्कर्ष पर थे। तो का जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले का ख प्रश्न, SSA का प्रारंभ कब हुआ या कब प्रारंभ हुआ। SSA का मतलब क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म है। देखिए जो पहला इसमें प्रश्न दिया गया है 2000 में, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है 2004 में, ऑप्शन नंबर 3 है 2001 में, ऑप्शन नंबर 4 है 2005 में। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत सरकार के द्वारा 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो ख प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं पहले के ग प्रश्न की ओर। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला दिया गया 1968, ऑप्शन नंबर 2 है 1979, ऑप्शन नंबर 3 है 1986, ऑप्शन नंबर 4 है 1990। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 1986 में देखिए इस की नीति में जो था नवोदय विद्यालय खोलने की मांग की गई थी और मुख्य रूप से ग्रामीण के प्रतिभा छात्र विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किया गया था। इसे जवाहर नवोदय के नाम दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू पर ये देखिए बनाया गया था उनके कार्यकाल पर। तो जवाहर नवोदय विद्यालय भी हम लोग पूरा कहते हैं इनको। नवोदय विद्यालय को मतलब ये कब किया गया था 1986 में। बढ़ते हैं पहले घ प्रश्न की ओर। घ हम लोग का प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के जनक कौन है। ऑप्शन नंबर पहला है मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 2 है कोहलर, ऑप्शन नंबर 3 है पेवलॉव, ऑप्शन नंबर 4 है थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कोहलर जो है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के जनक के रूप में याद किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहले के अंग प्रश्न को। मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है चिंता, ऑप्शन नंबर 2 है निद्रा, ऑप्शन नंबर 3 है तनाव, ऑप्शन नंबर 4 है भग्नाशा। तो अंग प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा भग्नाशा। आइए देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए बहुविकल्प प्रश्नों की सीरीज के बाद आपका होता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, जो 1 लाइनर के होते हैं या तो अति लघु से भी छोटे ही रहते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको देखना है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 जो प्रश्न यही हैं। तो दूसरा इसमें प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। तो देखिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना देखिए भारत सरकार के द्वारा सन 1956 में किया गया था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया था 1956 में किया गया था भारत सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, चरित्र निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण करना, ये तो आप जानते भी हैं, और ये मुख्य उद्देश्य भी है शिक्षा का। नहीं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है चरित्र का निर्माण करना ही होता है। चरित्र निर्माण के लिए देखिए क्या आता है, शिक्षा का मूल्य प्रधान होता है, जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा प्रधान है, जरूरी है। मूल्य प्रदान का मतलब क्या है, शिक्षा ही व्यक्ति को मानवीय गुणों का आभास कराती है कि मानवीय गुण होना चाहिए, मानवता क्या चीज़ें होनी चाहिए। छात्र जैसे हो गए, छात्राएं हो गई, तो छात्र छात्राओं में मानवीय मूल्यों को सिखाने का काम जो है वो शिक्षा का ही है। जब शिक्षक की भूमिका राष्ट्र के प्रति समर्पित होगी तो तभी ये क्या हो पाएगा, तभी हम वैसे विद्यार्थियों को या वैसे छात्रों को हम लोग दे पाएंगे जिनमें कि मानवीय मूल्यों का गुण विकसित किया जा सके। ठीक है,
तो ये देखिए तभी हम लोग चरित्र निर्माण का हम लोग किसी का चरित्र निर्माण में हम लोग बेहतर कर सकते हैं या दे सकते हैं। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। देखिए सीखना मूलभूत से क्या है। बात हो रही है यहाँ पर सीखने की। तो देखिए सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो देखिए मूलभूत स्तर पर पढ़ना होता है। पहली बात तो किसी चीज़ अगर कोई चीज़ है तो उसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और अंकगणित की जिसे बेसिक बातें हैं वो आनी चाहिए। को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। अगर इतनी चीज़ें हमें आती रहेंगी तभी हम लोग कहेंगे कि नहीं हाँ अब ये इनके लिए प्रासंगिक हो गया, कि अब इतना प्रशंसा के योग्य ये हो चुके हैं। तो सीखना मूलभूत से देखिए किसी भी चीज़ों का, और आदमी जो होता है जीवन पर्यंत, जो व्यक्ति होता है, बालक होता है, कोई भी होता है, वो जीवन पर्यंत क्या होता है, सीखता रहता है। ठीक है। पांचवा देखिए इसमें प्रश्न क्या है, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रेरणा वास्तव में एक उद्देश्य है, उद्देश्य से लिया गया है। और अगर इसके अर्थ के बारे में हम लोग बात करें ना, तो व्यक्ति के भीतर जरूरतों, इच्छाओं की प्रसार करना, आंतरिक रूप से मोटिवेट करना प्रेरणा कहलाता है। यह देखिए एक ऐसी चीज़ है जो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों को कार्यों को उत्तेजित करने की एक प्रक्रिया के रूप में भी यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कहते हैं वो प्रेरित होकर ये काम कर गए, या उनको उनसे प्रेरणा मिली तो उन्होंने ये काम कर दिया। ठीक है। छठवां देखिए जो प्रश्न इसमें आपका क्या है, बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। तो देखिए टर्मन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र दिया हुआ था आईक्यू को ज्ञात करने का, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का। जैसे 70 से 80 के बीच में रहेंगे तो जड़ बुद्धि हो गया, 90 से 110 के बीच में तो प्रखर बुद्धि हो गई, या तो टैलेंटेड लोग हैं, प्रतिभाशाली हो गए, 140 से अपर रहेंगे तो प्रतिभाशाली हो गए, तो ये सुपीरियर हो गया। तो ऐसे ये पूरा उन्होंने बनाया हुआ था। तो इसको निकालने के लिए क्या फार्मूला था, आईक्यू जो था आपका, आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100 था। तो देखिए टर्मन ने इस सूत्र को दिया हुआ था, टर्मन के द्वारा दिया गया था। तो IQ इज इक्वल टू क्या था, इंटेलिजेंट क्वालिटी इज इक्वल टू, ये देखिए MA/CA, मानसिक आयु बटे में जो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति का वास्तविक आयु क्या है। ठीक है। और उसमें 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही बुद्धि लब्धि का सूत्र है, और यह टर्मन के द्वारा दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना और बेहतर दे पाएंगे, और अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। और देखिए जो भी आपके शिक्षा शास्त्र के सब्जेक्ट लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन पर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि देखिए शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। याद रखिएगा कि शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, खासतौर पर उन विद्यार्थियों पर जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं, या जिनकी तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, वो कई इंस्टीट्यूट पकड़ कर नहीं कर पा रहे हैं। वो एक फ्री प्लेटफॉर्म के रूप में उनको बता दीजिए कि डीजे सर चैनल पर वो आएँ, और उनको फ्री में पूरा एजुकेशन दिया जाएगा। बस उनको कुछ MB खर्चा करना है, और रेगुलर जो होगा उनको 7 से 8 बजे के बीच में, यानी 7 बजे भी उनको क्लासेस मिलेंगे, 8 बजे भी क्लासेस मिलेंगे। तो उन क्लासेस के थ्रू जो होगा वो अपनी स्टडी को और बेहतर कर पाएंगे। इसलिए 7 से 8 बजे तक के बीच में देखिए, 7 बजे भी आपका क्लास मिलेगा और 8 बजे भी आपको क्लास मिलेगा। तो इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और रेगुलरली आप अपने तैयारी को करेंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम से अपना बेहतर दे सकें। और जो मैंने नंबर आपको बताया, वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो वीकर स्टूडेंट है, इकोनॉमिकल वीकर, उन पर जरूर शेयर कर दें, क्योंकि यह जो नंबर है 950 690 285 7 उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अब देखिए हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में देखिए हम लोग का 7वां प्रश्न क्या है, मध्यकालीन समाज में शिक्षक की क्या स्थिति थी। इस पर हम लोग को टिप्पणी लिखना है। देखिए अगर बात हो रही है मध्यकालीन समाज की बात हो रही है, तो मध्यकालीन भारतीय समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिक्षक की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट है कि शिक्षक की स्थिति क्या है। शिक्षक को देखिए समाज में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, उच्च स्थान दिया जाता है। अगर एक डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अध्यापक बनता है, कोई मतलब हर चीज़ों के ओरिजिन के लिए कोई प्रकार कोई चीज़ है, तो कोई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शिक्षक ही है, शिक्षा ही है, तो वो शिक्षक ही ये कार्य करता है। तो शिक्षक को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। यद्यपि देखा जाए तो उसका वेतन क्या होता है, अल्प होता है, कम होता है, तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त होता है। लोगों के प्रति उनका सार्वजनिक सम्मान बना रहता है, और लोग उन पर अपने विश्वास को अतिशीघ्र मतलब उन पर अपने विश्वास को दिखाते हैं। ठीक है। भारतीय समाज में देखिए, भारतीय समाज के बारे में हम लोग बात करें तो सदैव ही शिक्षक को समुचित सम्मान दिया जा रहा है।
जाता रहा है। हमेशा से ही देखिए शिक्षक को सर्वोपरि स्थान दिया गया, देखा माता पिता और गुरु को साथ में रखा जाता है, इसलिए शिक्षक का स्थान जो है बहुत ही सर्वोपरि रखा गया है। मध्यकालीन जो था भी इसका अपवाद नहीं था। मध्यकालीन भी ऐसा नहीं कि मध्यकालीन में विशेष था कि नहीं उसमें शिक्षक को मान्यता नहीं दी जाएगी, लेकिन उस समय भी शिक्षक को लोग मानते थे, उनको सम्मान जो था उनके लिए, वो सम्मान उनके लिए व्याप्त था। तो ये कब? साथ में, यानी मध्यकालीन समाज में भी उनको सम्मान मिलता था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का 8वां जो प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए। बहुत पॉपुलर है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए जीवन प्रत्याशा का बढ़ना देखिए सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। मृत्यु दर अगर बात की और जन्म दर की बात हो गई, तो देखिए मृत्यु दर में कमी हो जाने से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, और जन्म दर में वृद्धि से तभी आप देख रहे हैं, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। ठीक है, ये यानी जन्म दर एवं मृत्यु दर ऐसे 2 प्रमुख कारण हैं जो जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में ये दोनों कारण प्रमुख है। इसके अलावा बहुत से हो गए, शिक्षा की बात हो गई, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात हो गई, तो शिक्षा की बात हो गई, अशिक्षित लोग हैं, या तो कई परंपरागत रूढ़िवादिता हो गई, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि कारण। लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो जन्म दर में वृद्धि एवं मृत्यु दर में कमी, ये सबसे प्रमुख कारक हैं जो कि जीवन प्रत्याशा को बढ़ाते हैं और जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां हम लोग का प्रश्न है, बाढ़ क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बाढ़ का मतलब क्या होता है? बाढ़ का मतलब होता है, बाढ़ देखा जाए तो एक तरीके से एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, जो किसी क्षेत्र में अत्यधिक पानी के जमा होने के कारण होती है। जब कोई भी क्षेत्र हो गया वहाँ पर आवश्यकता से अधिक पानी इकट्ठा हो गया, जुड़ जाता है, तो उसी को हम लोग बाढ़ का रूप दे देते हैं। ठीक है, कई क्षेत्रों को नदी या समुद्र के पानी के स्तर के बढ़ने के कारण देखने को मिलता है। बांध कहीं पर बनाए गए हैं जो, तो बांधों के टूटने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। और बर्फ़ अगर हो गया कहीं पर, तो बर्फ़ के पिघलने के कारण भी जो होता है बाढ़ का सामना करना पड़ता है। कहीं बर्फ़ पिघल गया या अचानक देखा गया बांध, कहीं का बांध ये होता है कि बंधा टूट गया भैया वहाँ का, या बंधा खोल दिया गया है। ठीक है, या तो जहाँ पर वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ की जो समुद्र हो गए, तो उनके जल स्तर जब ऊपर उठता है तब भी क्या होता है, वो बाढ़ का रूप ले लेता है। अगर तटीय क्षेत्रों में हम लोग बात करें देखिए, तो तूफान और सुनामी जो है इस स्थिति का कारण बनते हैं। यही वही रूप हैं, लेकिन वो उनका अलग नाम दे दिया जाता है कि ये तूफान आ गया या सुनामी आ गया। जब ये तटीय क्षेत्रों की तरफ ये चीज़ें होती हैं तो उसको हम लोग बाढ़ न करके तूफान और सुनामी कहते हैं। तो देखिए बाढ़ का वास्तव में देखा जाए तो एक प्राकृतिक आपदा है, और कहीं पर पानी जब ज़्यादा इकट्ठा होता है तो यह बाढ़ का रूप ले लेता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स पर शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है आपको नियमित रूप से मिलते रहें। ठीक है, तो 9वें प्रश्न से हम लोग बढ़ते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर। 10वां देखिए हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्याही धब्बा परीक्षण क्या है? इसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है, इसे देखिए हम लोग इसके जो जनक के रूप में हरमन रोरसा जी को याद करते हैं हम लोग, तो उनके नाम पर भी इसे हम लोग कहते हैं, यानी हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से भी इसे कहा जाता है। अब देखिए अगर बात करें हम लोग इस परीक्षण के बारे में, तो ये जो परीक्षण है, कौन? हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण या रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो देखिए ये जो परीक्षण था वर्ष 1921 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 1921 में जो था इस परीक्षण को किया गया था, और जो ये किए हुए थे वैज्ञानिक, इनका जो थे वो स्विट्जरलैंड से संबंधित थे। यानी यह जो था एक स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था हरमन रोरसा। इन्होंने देखिए अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया। मुख्य रूप से अगर बात किया तो देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति बनाई गई थी। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने इस परीक्षण को बनाया हुआ था। यानी इस परीक्षण के द्वारा देखा जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता था ना, तो जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता था। तो मुख्य रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए इस परीक्षण का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था स्याही धब्बा परीक्षण, या इसको हम लोग हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न संख्या 10, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा, और इसका आंसर भी आपको देखिए मैं इसका आंसर भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। जैसा आपका रहेगा आप कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा, जैसी आपकी प्रॉब्लम होंगे हम उनको फिर सॉल्यूशन के रूप में आपको उपलब्ध करा देंगे। और मैं फिलहाल यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर देख रहे हैं, शिक्षा शास्त्र क्लास 12 के मॉडल पेपर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है, निर्देशन का आधार क्या है? इसे संक्षेप में समझाइए। देखिए निर्देशन के आधार पर बात किया जाए ना, तो व्यक्ति एवं समाज दोनों ही
प्रगति एवं विकास हेतु प्रयास किया जाता है। दोनों मतलब ये जो है निर्देशन जो होता है दोनों की ही प्रगति के लिए, मतलब अगर बात किया जाए किसके लिए, विकास हेतु देखिए प्रयास किया जाता है हमेशा नियमित रूप से। यह समस्या केंद्रित एवं प्रार्थी के केंद्रित प्रक्रिया है, मतलब अगर देखा जाए तो एक तरीके से निर्देशन जो होता है यह प्रार्थी संबंधित होता है और साथ ही साथ जो होता है समस्या केंद्रित प्रक्रिया है। ठीक है, व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के योग्य बनाना ही इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी आत्मनिर्देशन के योग्य बनाना ही मतलब लोग अपने से अपने चीज़ें की बातें को पूरा कर सकें, अपनी कमियों को सही कर सकें, तो आत्मनिर्देशन के योग्य बनाना ही देखिए निर्देशन के आधार पर जो योग्यता है इसकी मुख्य उद्देश्य जो इसका है यही है, लोगों को क्या करना, आत्मनिर्देशन के योग्य बनाना, वही निर्देशन का सबसे प्रमुख आधार है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 12वें प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरी का यह 12वां प्रश्न है और आखिरी प्रश्न भी है। मानसिक स्वास्थ्य के दो पक्ष कौन कौन से हैं लिखिए। देखिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, अगर देखा जाए पहले अगर हम लोग बात करें तो जीवन के प्रति रुचि, और दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात करें तो देखिए साहसी व्यक्ति होता है, साहस में उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए उसमें उसके अंदर क्या होता है, आत्मगौरव का भाव होता है। मानसिक स्वास्थ्य के दो पक्ष में देखिए सब बातें हैं, पूरी की पूरी बातें, तो यानी आत्मगौरव का भाव उसके अंदर होता है। ठीक है, दूसरों के विचारों का वो आदर करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये अपने कार्यों में वो मनोयोग लगाता है और अपनी तल्लीनता लगाता है कि मैं बहुत किसी भी काम में वो अपनी रुचि दिखाता है। ठीक है, और उसकी जो विचारधारा होती है वह व्यवस्थित होती है, यानी वह एक व्यवस्थित विचारधारा का व्यक्ति होता है। तो यह मुख्य रूप से जो क्वालिटीज़ हो गई मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य के पक्ष में ये सभी तर्क दिए जाते हैं कि उनको उनके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ अगर होती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ है। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। तो लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज भी देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में देखिए आपका 13वां जो प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं, इसकी संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो देखिए पर्यावरण के शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए कि EWS को क्यों शामिल किया गया या जो पर्यावरणीय शिक्षा क्यों लाया गया है, देखिए पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाना और उसके प्रति संवेदनशीलता को लाना ही मुख्य रूप से देखिए पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक, या उसका यह लक्ष्य है। पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में समझ पैदा हो लोगों के अंदर और उनको पर्यावरणीय जानकारी भी नियमित रूप से मिलती रहे, और साथ ही साथ देखिए पर्यावरण के संबंध में चिंता की प्रवृत्ति और पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता प्रदान करने का काम जो होता है वो पर्यावरण शिक्षा का ही होता है। ठीक है, और अगर बात करें उसके साथ ही साथ हम लोग तो पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की जो कुशलता पैदा करता है वह कहीं ना कहीं से पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख लक्ष्यों में एक है। तो ये मुख्य रूप से हैं पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य, जहाँ तक कि कई कुछ जगहों पर ये जो है अपने लक्ष्य को पाने में यह सार्थक भी सिद्ध हुआ है। देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां हम लोग का प्रश्न है व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपण विधि की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रक्षेपण विधि का मतलब क्या होता है। प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व की माप परोक्ष रूप से की जाती है। परोक्ष रूप से करने के लिए देखिए व्यक्तित्व के माप की जो है प्रक्षेपण विधि है। अगर बात करें हम लोग इस विधि में तो देखिए तो इस विधि द्वारा व्यक्ति के अचेतन स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं का मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधि में साधारणतः व्यक्ति के सम्मुख उद्दीपक स्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने आंतरिक भावनाओं को प्रकट करे जिससे कि उसका मापन किया जा सके। तो ये देखिए मुख्य रूप से जो है व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपण विधि कहलाती है। ये आपका 14वां प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में 15वें प्रश्न की ओर। देखिए 15वां हम लोग का प्रश्न है नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है, इसकी क्या करिए व्याख्या कीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर बात किया गया, नारी सशक्तिकरण के बारे में बात किया जाए तो शिक्षा बहुत जरूरी है। देखिए महिलाओं को शिक्षित करना, भारत में कई सामाजिक बुराइयां जैसे हो गई ना, दहेज प्रथा की बात हो गई, कन्या भ्रूण हत्या की बात हो गई, कार्यस्थल पर उत्पीड़न की बात हो गई, आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यदि किसी को एजुकेटेड करते हैं हम लोग तो किसी महिला को, तो इन सभी के खिलाफ वो आवाज़ उठा सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगा क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, यानी महिलाओं को यानी नारी सशक्तिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुख्य रूप से जो सामाजिक बुराइयाँ हैं वो भी दूर करने में कहीं ना कहीं से नारी सशक्तिकरण को शिक्षित करने के बाद ही ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी।
इसलिए शिक्षा में नारी सशक्तिकरण को शामिल जरूर करना चाहिए। 16वें प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखिए, गांधी जी ज्ञान आधारित जो शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा को वो समर्थन करते थे। उनका ज्ञान आधारित शिक्षा के जहाँ पर वो आचरण के आधार पर जो शिक्षा थी वो उसकी मान्यता की ओर ज़्यादा थे, प्रबल थे। क्राफ्ट रॉट की चीज़ें जो हो गई, बेसिक चीज़ों की हो गई, तो वो उस पर ज़्यादा समर्थन करते थे। उनके अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करे, उसे नैतिक बनने के लिए प्रेरित करे। नैतिक मतलब आंतरिक रूप से वो प्रबल बने। वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। यानी ऐसा शिक्षा ऐसी चीज़ हो जो केवल उनको पैसे की मशीन के रूप में न तैयार करें, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करे, उनके अंदर मानवीय गुणों का विकास करे। तो ये एक तरीके से जो हो गया वो गांधी जी के द्वारा ये शिक्षा नहीं, गांधी जी ऐसे ही शिक्षा का समर्थन करते थे, क्योंकि वो देखिए खुद भी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो बातें होंगी वो उसी प्रकार से चाहेंगे भी कि नहीं लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर वैसे ही विकास देखने को मिले। देखिए यहाँ पर 17वें प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं, उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इसको लिखिए। देखिए 17वां प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, अगर बात करें हम लोग उपलब्धि परीक्षण का, देखिए तो उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग छात्रों की प्राप्त उपलब्धियों की जांच हेतु किया जाता है। यानी छात्रों ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं तो उनकी जानकारी के लिए, उनकी जांच हेतु जो होता है वह उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों के मानसिक स्तर और बौद्धिक स्तर में हुए वृद्धि को जानने के लिए जो होता है मुख्य रूप से ऐसे परीक्षणों का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम होता है उपलब्धि परीक्षण। बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में 18वें प्रश्न की ओर। 18वां हम लोग का प्रश्न है, शिक्षा में दंड से होने वाली हानियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें हम लोग, किसी छात्र को जब किसी अनुचित कार्य के लिए दंड मिलता है तो अन्य छात्र भी उस कार्य को नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी दंड पाने का भय लगने लगता है। इस प्रकार दंडों से भावी अपराधों पर नियंत्रण हो जाता है। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सकारात्मक उपायों से नहीं सुधर सकते, ठीक है, तो उनके लिए दंड देना ही पड़ता है उनको। और देखिए हानियाँ क्या होती, कभी कभी बच्चे इससे डर भी जाते हैं या उनके अंदर भय पैदा हो जाता है कि नहीं मुझे डांट मिलेगी, मार मिलेगी, मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। तो शिक्षा में दंड से होने वाली हानि की विवेचना कीजिए। देखिए लड़का जो होता है वो आंतरिक रूप से जो होता है उसका अंदर वो खुल के बाहर आपसे बात नहीं कर पाएगा, डर के पड़ेगा आपसे। तो डर भय के लिए ही मुख्य रूप से कहता है कि वो कहीं डरने ना लगे, वो जो आंतरिक उसका है कौशल वो अपना बयान न करे, पूछ ना सके बातों को, डरने लगते हैं, डर के पड़ने लगते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए दंड देने का प्रावधान है, किसी के लिए दंड नहीं देना चाहिए और वो एकांत बैठने लगते हैं और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है उनके अंदर शिक्षा के प्रति। तो कुछ ऐसी हानियाँ हैं जो कि शिक्षा में दंड देने पर ये हानियाँ हम लोग को देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि आप दंड भी देना उचित हो जाता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उनको सकारात्मक उपाय जब उनके लिए आप उपयोग करेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में देखिए इनका आंसर बताना तो इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब हम लोग का सेशन भी बहुत लंबा हो गया है। तो 19वां देखिए आपका जो प्रश्न इसमें दिया गया है, मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षणिक विचारों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जी, आप जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का जो प्रांगण रहा है, तो उस प्रांगण में शैक्षिक विचारों, देखिए शैक्षिक उतना बड़ा उनका जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर BHU अपने आप को विराजमान किया हुआ है, या धीरे धीरे उसकी जो ख्याति है पूरे विश्व में देखने को हम लोग को चीज़ें मिल रही है। तो मदन मोहन मालवीय जी की देन थी जो हम लोग को BHU प्रांगण में है। मैं वाराणसी से भी हूँ। मेरे सभी विद्यार्थियों को मैं सूचित कर दूं कि मैं उसी नगरी में रहता हूं जहां पर BHU का निर्माण हुआ है और मैं खुद BHU यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूं। मेरा इन्वॉल्वमेंट नंबर भी रहा है 368049। तो मैं खुद वहां का स्टूडेंट रहा हूं और मैं जानता हूं मदन मोहन मालवीय जी के प्रमुख कार्यों को, कहाँ से उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे लोगों से चंदा इकट्ठा किए, किन किन लोगों से जाकर मिले, कहाँ पर इनको जलील भी होना पड़ा। तो उसके बाद देखिए इन्होंने BHU जैसे महान प्रांगण का निर्माण किया और एक प्राकृतिक पर्यावरण को बनाया हुआ है। कभी आप लोगों को समय मिले तो BHU प्रांगण में जरूर आइए और वहाँ पर घूमिए और देखेंगे वहाँ का प्रांगण, तो आपको गजब का एक इन्वायरमेंट मिलेगा एजुकेशन का। तो देखिए ये 19वां प्रश्न है, विस्तृत है। अगर मैं लिखने लगूँ इस पर तो कापियाँ मेरी भर जाएंगी, लेकिन फिलहाल में आप लिखिएगा, इसको बुकों से पढ़िए, देखिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपको इस पर विस्तृत डिस्कशन दूंगा। ये 19वां का प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षिक कार्य विचारों का वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न जो दिया गया था उसके थ्रू हम देखिए प्रश्न कौन सा है, व्यावसायिक निर्देशन क्या है एवं विद्यालयों में इसका आयोजन क्यों आवश्यक है, इसका संक्षेप में वर्णन करें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। देखिए 20वां जो आपको प्रश्न दिया गया है विस्तृत का, भारतवर्ष में पर्यावरण शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, इसका वर्णन करें। या इसके अथवा में जो आपको प्रश्न मिलेगा, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। ये विस्तृत में इसकी व्याख्या करानी है आपको। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां हम लोग का प्रश्न है, एनी बेसेंट के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या तो इसके अथवा में जो आपको प्रश्न मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार से क्या लाभ हैं, लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार से क्या लाभ हैं, इसके बारे में हमें इसमें वर्णन करना है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने सुझाव भी हमें दें। और जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी प्रश्नों का प्रॉब्लम है तो उनके डाउट के क्लियर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। 950 690 250 7 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे ज्वाइन होते हैं तो आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका चार्ज लगने वाला नहीं, इसलिए इसे नंबर को सेव जरूर करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी वीडियोस आपको इम्पॉर्टेंट मिलते हैं तो उनको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर किया करें, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इकोनॉमिकल वीकर की वजह से वो चीज़ों को सही से स्टडी नहीं ले पाते। तो एक यूट्यूब पर यह फ्री प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है और उम्मीद की जाएगी कि कभी इस पर मतलब पेड सीट का ऑप्शन ना आए, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा और वो भी फ्री में। कुछ MB खर्चा करके आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें, क्योंकि याद रखिएगा प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। नियमित रूप से अगर अभ्यास करेंगे आप तो आपने शैक्षिक जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी, और जो प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी आपकी उसमें भी, या जो आपके अदर्स पेपर होंगे कई एंट्रेंस वगैरह के, तो आप उसमें भी अपना अच्छा कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्रहण से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।